This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/md Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. द मुदस्सिर टॉक शो के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2022 की शुरुआत हो चुकी है। द मुदस्सिर टॉक शो में काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं कोई नया इंटरव्यू लेकर हाजिर आया हूँ। यूँ कहे करीब करीब एक साल गुजर गया, 2022 की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं कोई नया इंटरव्यू लेकर आया हूँ। इसकी वजह कई तरह की वजह रही है। बीच में कोविड रहा और मैं भी मशगूल था, लेकिन आप सबके व्यूवर्स के लगातार डिमांड आ रहे थे कि इस सीरीज को दोबारा शुरुआत की जाए। तो 2022 में फिर मैं एक बार तैयार हूँ और आज मैं इस खास मौके पे नए साल की शुरुआत एक खास शख्स के इंटरव्यू के साथ करने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत हमारे साथ आज जुड़े हैं इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीग, जो कि काफ़ी आज के दिनों में एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ताल्लुक, इनकी तालीमी अगर जो इनकी जर्नी को देखें तो इनके काफ़ी अच्छा खासा वक्त इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिताया है और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी पिछले 2 से 3 डिकेड से काफ़ी एक्टिव हैं। मोहम्मद असलम अलीग, आपका मेरे शो द मुदस्सिर टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आलम साहब। और यकीनन एक साल जो आपका ये शो नहीं हुआ उसको हम लोग बहुत ही मिस किए, और आप डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला करके उनके जो एक्सपीरियंस है वो जो ऑडियंस के साथ शेयर करते थे वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हम लोगों के लिए नॉलेजेबल एक शो होता था। और सबसे पहले मैं तमाम व्यूअर्स को, सीमांचल के तमाम लोगों को और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नए साल के मुबारकबाद देता हूं और नए साल के शुभकामना देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि 2022 हम सब के लिए एक अच्छा साल रहे। जैसा कि आपने हमसे पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं मंसूरा का रहने वाला हूं, जो कोचाधमन ब्लॉक किशनगंज बिहार से आता है, और मेरी बुनियादी तालीम कारकुलनाल हाई स्कूल जो अल्ता में है वहाँ से हुआ है, और मैं वहाँ से 10th पास करके फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10+2 पास किया। उसके बाद फिर मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ। मैं वहाँ से बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। एमटेक में भी मेरा दाखिला हुआ था, लेकिन क्योंकि प्रेशर घर से था और हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हम लोगों को जॉब के लिए एमटेक छोड़ना पड़ा और फिर जॉब शुरुआत की दिल्ली से। और सबसे पहली जॉब हमारी दिल्ली में एक कंपनी थी शीला फोम स्लिप वेल में, वहाँ शुरू किया एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर, और उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा। देखिए, उस वक्त जो 90s में और 2000 में जो एक डिकेड था जो अभी आपने डिस्कस किया, अगर हम 90s से 2000 और 2000 से 2010 की बात करें तो दोनों डिकेड डिफरेंट एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग था। 90 से 2000 के बीच में जो मार्केट में डिमांड नहीं के बराबर था, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही थी, ग्लोबलाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही थी। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की बात मैं बाद में करूंगा, पहले क्योंकि मेरी शुरुआत एक जॉब से हुई है और मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो अलग बात है कि कैंपस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, लेकिन मैं हिंदुस्तान की जो पॉलीयूरेथेन लाइन में सबसे बड़ी कंपनी है शीला फोम, जिसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है स्लिप ऑयल, मैं उसको ज्वाइन किया। और उस वक्त जॉब नहीं के बराबर था और हम लोगों को बहुत परेशानी हुई और बहुत दिक्कत हुई, खास करके उस वक्त के जो बैचलर्स पास आउट थे इंजीनियरिंग फील्ड के, क्योंकि उस वक्त दौर था ई कॉमर्स का।
तो चाहे कोई सिविल इंजीनियर हो, चाहे कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो या कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर, तो खैर ई कॉमर्स के लिए सुटेबल होता ही था। उस वक्त आपने सुना होगा कि चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर दे हैव डन इन बैचलर इंजीनियरिंग में, सब लोगों ने एक ई कॉमर्स कोर्स करके 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स होता था, और वो लोग एक ट्रेनिंग और क्रैश कोर्स पैकेज होते थे कंप्यूटर साइंस के लिए, वो कोर्स करके हर लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इंटर किया और वहां से काफी अपनी ग्रोथ पाया। हम लोग क्योंकि एक बेसिक जो हम लोग का बैकग्राउंड था वो केमिकल इंजीनियरिंग बहुत जगह है भी नहीं, और नहीं होने की वजह से उसकी इंडस्ट्री में भी डिमांड बहुत लिमिटेड है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। शीला फोम इज ए प्योर केमिकल इंडस्ट्री, और वहाँ पर मुझे R&D में जगह मिली, फॉर्मुलेशन में जगह मिली, और बीइंग ए केमिकल इंजीनियर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ काफ़ी R&D में और फॉर्मुलेशन में, बिजनेस डेवलपमेंट में, न्यू इनोवेशन में मैंने काफ़ी टाइम दिया, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही कंपनी जहाँ मैं काम किया हूँ, मेरा 12 ईयर्स का जॉब का एक्सपीरियंस है। 6 साल में शीला फोम स्लीपल में काम किया हूँ, जो कि फ्लेक्सिबल स्लैब स्टोक का इज द बिगेस्ट कंपनी नॉट इन एशिया, इट इज इन साउथ ईस्ट एशिया, और ऑल्सो दे हैव प्लांट इन यूरोप एंड ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ मैं काम किया। उसके बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक मल्टीनेशनल कंपनी एक्मे टेलीपावर। उस वक्त इतना राइजिंग कंपनी था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में उस वक्त बूम था। ये बात मैं कर रहा हूँ 2005 से लेकर 2010 में। डेट वाज ए बूम पीरियड ऑफ इंडिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही बूम पे था। आपने सुना होगा उस वक्त की जब रिलायंस वाले ने कहा कि हम हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड को मुट्ठी में कर लेंगे। उनका एक स्लोगन था कि हर के हाथ में मोबाइल होनी चाहिए। तो दैट इंडस्ट्री आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज R&D हेड, और वहाँ पर बहुत सारी इनोवेशन हुई, और उस इनोवेशन का मैं पार्ट रहा। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो सब पेटेंट है, फॉर्मुलेशन है, R&D है, टेक्नोलॉजी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी और आपके अंदर में अगर कैपेबिलिटी है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ अपने आप आती है। किसी को ये नहीं पता होता है कि 5 साल के बाद आप कहाँ रहेंगे, 2 साल के बाद आप कहाँ रहेंगे। अगर आप मेहनत से, एफर्ट से, अपनी डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से अगर आप इंडस्ट्री में एंटर भी कर रहे हैं और आप पूरा टाइम दे रहे हैं इनोवेशन में, तो यकीनन आपका जो है लाइफ और आपका जो है ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगा। जो आपकी शुरुआत हुई थी तो कंपनी के साथ आपने काफ़ी लंबा वक्त गुजारा, 12 साल 13 साल के करियर जर्नी जो आपकी रही उसमें 2 ही कंपनीज आपने ज्वाइन की। एक अच्छा एक एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है जब आप कंपनी के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी काफ़ी आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं। और करियर में एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो आपने बताई कि आप अगर स्टेबल हैं किसी कंपनी में, ज़्यादातर लोग हड़बड़ा जाते हैं 6 महीने साल भर में ही स्विच ओवर करने लगते हैं और सोचते हैं कि कम टाइम में ही। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता बहुत सारे यूथ इस वीडियो को देख रहे होंगे जो ये करते हैं, 6 महीने साल भर में ही स्विच ओवर कर लेते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप स्विच ओवर करें, वरना एक कंपनी के साथ एक लंबे टाइम आप बिताएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और कंपनी तो अच्छा आपके लिए करेगी ही। आपने जो बताया कि पेटेंट एक वर्ड आपने यूज़ किया था, आगे मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाला सवाल लूँ। मैंने सुना है कि आपने कुछ पेटेंट भी अपने नाम किया है, क्या इसमें ये सच्चाई है या फिर ऐसी ही बात है कि पेटेंट आपने कंपनी के लिए किया था या आपने कुछ पेटेंट कराया अपने प्रोडक्ट को? एक्चुअली जैसा मैंने आपको अभी कहा मुदस्सिर साहब के उस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बूम था, और उस वक्त जो कंपनी में ज्वाइन किया था उस वक्त वो कंपनी मुझे एक प्रोडक्ट का R&D हेड बनाया था, और उस कंपनी ने मुझे बहुत ही एक तरह कॉन्फिडेंस दिया, सपोर्ट किया। और उस वक्त मैं हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया। मैं जर्मनी गया, मैं इटली गया, और उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर परचेजिंग सम मटेरियल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ क्योंकि सब चीज़ें थोड़ी सी वो है, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैं R&D का पार्ट था, फॉर्मुलेशन का पार्ट था, क्योंकि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इन लोगों ने मुझे उस प्रोजेक्ट का हेड बनाया था। पेटेंट वर्ड का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेटेंट जो अप्लाई होती है, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो उस पेटेंट का, क्योंकि तमाम जो एक्सपेंसेस हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो तमाम बियर कंपनी करती है, और आप एम्प्लॉय होते हैं तो पेटेंट में ये होता है कि द ओनरशिप ऑफ द पेटेंट विल बी द कंपनी, बट
ये बहुत अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर कोई हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं या कोई साइंटिस्ट सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑनरशिप तो कंपनी का होगा, ओनर तो कंपनी होगा, बट द इन्वेंशन इन्वेंटेड बाय यू होगा, आपका नाम भी उस पेटेंट में लिखा रहेगा। तो मेरे नाम से अल्हम्दुलिल्लाह 3 पेटेंट है, और वो पेटेंट इंडिया में नहीं, डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल पेटेंट है। ठीक है, वो 2022 में वो पेटेंट का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई भी उस फॉर्मुलेशन को यूज कर सकता है। जब हम लोग उसको लॉक किए थे तो 2022 तक वो पेटेंट वैलिड था। जब तक हम लोगों से एनओसी या वो पेटेंट कोई परचेज नहीं करता, उसका फॉर्मुलेशन कोई यूज नहीं कर पाता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो पेटेंट कंपनी का ओनर है, ओनरशिप में है, लेकिन इन्वेंटेड बाय मोहम्मद असलम है। ये है। ओके, अगला सवाल जिसके लिए खास तौर पे मैंने इस इंटरव्यू में किया है कि एक मंसूरा जिस गांव का आपने नाम बताया, कोचा धामन का वो गांव जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ करता था। इवन के डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है किशनगंज, हालांकि 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन किसी तरह से कटा हुआ था, ब्रिजेस नहीं थे। आज तो खैर वेल कनेक्टेड हो गया है। वहां से एक लड़का जो स्कूल टाइम में निकलता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचता है, वहां से अपनी पढ़ाई करता है और फिर उसके बाद नेशनल कैपिटल टेरिटरी में पहुंचता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। आपने चैलेंजेस बताया भी, रिसेशन आता है। एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल कहाँ से आया आपको? क्या लगा कि मैं भी सिर्फ काम नहीं करूंगा बल्कि काम दूंगा? ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला था और कब से इसकी शुरुआत हुई और अब आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं? एक्चुअली जब हम एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो उस कंपनी का जो हिस्ट्री था वो बहुत ही मतलब एक अजीब सा था, और डेट वाज वेरी एडमायरेबल। मतलब वो एक तरह से सबके लिए रोल मॉडल था। एक कंपनी 2003 में स्टार्ट होती है और 2005 में दे अचीव्ड 1800 करोड़ टर्नओवर। 2003 में एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, a young guy who belongs from Gorakhpur started a company, and in 2005 and 6 now the turnover of the company 1800 crores and net profit was 20%, around 360 crores, 400 crores roughly। तो मुझे लगा कि जब इस तरह के लोग, हम यूपी बिहार वाले लोग कभी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे फादर भी एम्प्लॉय टीचर होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। तो हम लोगों के लिए जो है ना लाइफ एक तरह से गारंटेड होती है कि भाई सुबह से शाम तक एक हम रूटीन फॉलो करते हैं और उस रूटीन में हम अपने काम कर देते हैं, फिर उसके बाद अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग भी शायद कर सकते हैं। और आपने जो बहुत अच्छी एक ड्रॉ किया कि देखिए कोई एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बनता है कि उसको बहुत पैसा कमाना है या उनको 200 करोड़ 500 करोड़ टर्नओवर क्रिएट करना है, उसमें नेट प्रॉफिट 10% या 5% करना है। वो ऑब्जेक्टिव मैं किसी का नहीं देखा। बड़े बड़ी कंपनियां जिसका हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या उनका जो मिशन और विजन पढ़ते हैं, तो ये लगता है कि आज हिंदुस्तान में सबको एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि जब तक आप किसी को फिशिंग नहीं सिखाएंगे, आप फीडिंग करते रहिए, किसी को मछली देते रहिए। आप कितने बार मछली देंगे किसी को? कितने बार किसी को डोनेशन देंगे? कितने बार किसी को आप सपोर्ट और मदद करेंगे? अगर आप किसी को फिशिंग सिखा दिए, मछली पकड़ना सिखा दिए, तो फिर आपके जिम्मे से वो काम हट गया, फिर वो पता नहीं कितने को सिखाएगा। तो मकसद ये था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पर्पस था कि अगर आज हम 15 लोगों को या 10 लोगों को अगर जॉब दें तो वो जॉब से एक दिली सुकून मिलता है कि भी चलो कम से कम जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एजुकेशन हासिल किया, जो एक मकसद था कि हम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला सर सैयद का जो ड्रीम था कि हर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारा बनाए, तो ठीक है, हम तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने 2 फैमिली के लिए एक जरिया बन गया, तो मुझे लगता है कि शायद वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव या पर्पस जो है सोल्व हो रहा है। ये भी एक पर्पस था अपने एंटरप्रेन्योर स्किल में आने का। और चैलेंजिंग क्या था कि उस वक्त जैसे मैंने कहा ना कि मेरा कोई एमएससी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पीएचडी मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स है, ये सारे जो हमने पेटेंट की बात की वो वहीं से ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े बड़े जो है कंपाउंड के नाम जो हमें जिस फील्ड में काम करें, चाहे वो पॉलीयुरेथेन इंडस्ट्री हो, चाहे वो फेस चेंज मटेरियल्स हो, चाहे वो स्पेस क्राफ्ट में या यूरोप्लेन में जो एप्लीकेशन हो, तमाम चीज़ें उसी पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगा कि शायद अगर हम अपने आप को उस एंटरप्रेन्योर स्किल में जाएंगे तो मुझे रिस्क फैक्टर लेने में कोई आदमी हाँ या ना नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है और मैं भी आऊँगा बाद में कि आज के डेट में ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ
कि हर इंसान को जॉब के साथ साथ अपनी स्किल को एंटरप्रेन्योर में डेवलप करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या एडवांटेज है, ये मैं अभी कुछ मिनट में बताऊंगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप से मैंने शुरुआत की थी, आपने कई एंगल उसमें जोड़ दिया। मेरा सवाल काफ़ी स्पेसिफिक है कि आपका बेसिकली अभी क्या, किस चीज़ की एंटरप्रेन्योरशिप, क्या बिजनेस आपका है, और इंडिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है या इंडिया से बाहर भी है? शॉर्ट में इस सवाल का जवाब दें, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा, एक वर्ड इस्तेमाल किया, पॉलीयूरेथीन इंडस्ट्री। पॉलीयूरेथीन इंडस्ट्री होता है एक तरह से प्लास्टिक इंडस्ट्री। पॉलीयूरेथीन हर घर में है, हर जगह है। विदाउट पॉलीयूरेथीन आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम टू व्हीलर में बैठते हैं बाइक में, तो बाइक का सीट जो है वो फोम का बना होता है, तो उसको पॉलीयूरेथीन बोलते हैं, हम फोम बोलते हैं। जिस जगह हम सोफा में बैठते हैं, वो सोफा के ऊपर में जो फोम होता है वो भी फोम है। और चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या एरोप्लेन हो, रेलवे हो, और हर घर में पॉलीयूरेथीन आज के डेट में इंसर्ट, या आज के घर में पॉलीयूरेथीन पहुंचा हुआ है। तो पॉलीयूरेथीन इंडस्ट्री एक प्लास्टिक इंडस्ट्री है। उसी इंडस्ट्री में मेरा बिजनेस है, उसी इंडस्ट्री का मैं आदमी हूं। उसी इंडस्ट्री में इंडिया में और एब्रोड में मैं केमिकल सप्लाई करता हूं, फॉर्मुलेशन सप्लाई करता हूं, नो हाउ प्रोवाइड करता हूं, टेक्नोलॉजी में लोगों को देता हूं, फॉर्मुलेशन में लोगों को देता हूं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इस इंडस्ट्री में भी बहुत पीछे है। फास्ट ग्रोइंग इंडिया है, बिकॉज इंडिया इज ए मार्केट। मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं कि पर कैपिटा कंजम्पशन चाइना में 600 ग्राम फोम का है, पॉलीयूरेथीन का है। इंडिया में अभी ये 200 ग्राम का है। पाकिस्तान में 600 ग्राम का है। तो अभी इंडिया, क्योंकि 200 ग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन है फोम का, तो यहाँ हर साल 25% का ग्रोथ है। मतलब 25% ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री में है। कोई भी आप काम करेंगे इस इंडस्ट्री में तो 25% का ग्रोथ है, जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। तो मैं इंडिया में, मेरा 4 जगह ऑफिस है, बम्बई है, हैदराबाद है, चेन्नई है और दिल्ली है, और ग्रेटर नोएडा में मेरा फैक्ट्री है। एब्रोड में पूरा मिडिल ईस्ट में मेरा काम चलता है। अभी अफ्रीका हम शुरू करने वाले हैं, और ईरान उसी में आ गया, मिडिल ईस्ट में आ गया। और बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह यूरोप और यूएसए की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी लास्ट 1.5 ईयर से पेंडेमिक की वजह से ट्रेवलिंग सब रुका हुआ है, और इस वजह से जो है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अभी नहीं हो पा रहा है। इंडिया में बहुत ह्यूज मतलब वो है, मतलब ग्रोथ है इस बिजनेस में। काफी अच्छा, तो ये मेरा लाइन है। ओके, तो अगर आप इसमें ऐड कर सकें, अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा हो कि टर्नओवर क्या है आपके कंपनी का एनुअल, या फिलहाल आपने कैलकुलेट नहीं किया है, या कोई टारगेट हो कि 5 ईयर में मुझे इस टारगेट तक ले जाना है इस कंपनी को, क्या आपके मन में कोई इस तरह का प्लानिंग है फिलहाल, या जो चल रहा है चलने दे रहे हैं? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दिस इज ओनली थर्ड क्वार्टर, वी आर फिनिशिंग बाय 31st of December, एंड लास्ट क्वार्टर, द क्वार्टर 4 विल बी फ्रॉम जनवरी टू मार्च 31st। और यू नो कि जब चीज़ें प्रेशर में होती है और अचीवमेंट और वो टारगेट को अचीव करना पड़ता है, तो क्वार्टर 4 में ज़्यादा फोकस करता है। हमारा जो बिजनेस है वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में बहुत ज़्यादा टारगेट को अचीव किया जाता है। क्योंकि क्वार्टर 1 और में तो पूरा लॉकडाउन था, यू नो, अप्रैल में, जून वाज वेरी डिजास्टर इन इंडिया। और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर जो रहा, उसमें क्योंकि रेनी सीजन होता है, और वो स्लैग सीजन बोलते हैं हम उसको, वेरी स्लो सीजन। स्लैग मतलब बहुत डल सीजन होता है। तो अभी हम क्वार्टर 3 जो क्लोजिंग कर रहे हैं 31 दिसंबर को, वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। and definitely inshallah, now this company belongs to 100% to me, so we will close 31st March 2022 by 50 crore inshallah, and 2022 and 2023 target will be 150 crores, and we will achieve definitely. हमारे शो का फॉर्मेट होता है कि मैंने काफ़ी सवाल पूछे आपसे, आपने ट्रिकी सवालों का भी जवाब दिया। जो आखिर का 1 से 2 मिनट होता है वो हमारे गेस्ट के लिए ओपन रहता है। कोई ऐसी बात जो मैंने मिस कर दिया हो, जो आपको लगता है कि वैल्यूएबल बात थी, वो छूट गई है, तो आप उस बात के जवाब के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त कर सकते हैं। तो अब ओवर टू यू। मैं, क्योंकि हम सब जो है एएमयू किशनगंज के पैदावार हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुदस्सिर आलम साहब की जो एएमयू किशनगंज की जो शाख है, जो सेंटर है, उसमें अगर आपसे कोई आदमी बुलवाना चाहे, अगर आपसे बोले कि आप इसको लिखिए,
तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई बेहतर और उसको कोई लिख पाएगा या बोल पाएगा, क्योंकि ये भी आपके बहुत ही दिल के करीब ये प्रोजेक्ट रहा है। और कभी कभी अफसोस होता है कि आज AMU सेंटर किशनगंज जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि AMU किशनगंज सेंटर का जो 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 मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कुछ और है, और हम लोग उसका जो डायग्नोस करके कुछ और तरीके से उसको रिजोल्व करना चाहते हैं। तो ये शायद इससे परमानेंट ठीक नहीं होगा। मैं साफ कह देना चाहता हूँ 1 मिनट में ये बात कि AMU किशनगंज का जो मामला है वो बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है। बिहार सरकार डन आउटस्टैंडिंग जॉब, जो उनका था स्टेट में वो तमाम काम कर चुका है और वो करने को तैयार भी है। आई एम नॉट गिविंग हियर एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन जो काम कर चुका है उनको बोलना पड़ेगा, कर चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, वाइस चांसलर को बहुत इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्रोफेसर PK अब्दुल अजीज जैसा स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये सेंटर बचेगा। मैं एक जुमले में पूरा डिफाइन कर दिया। और आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है और मुझे लगता है कि ये बात लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6th ईयर जो 5th ईयर जो प्लान चल रहा है, हम लोग का जो 136 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था, जिसमें से 10 करोड़ सिर्फ रिलीज हुआ है, दैट वाज 15 and 5th ईयर प्लान, और वो प्लान खत्म हो चुका है, उसका म्याद, उसका पीरियड खत्म हो चुका है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये मोदी साहब PMO इस पैसा को रिलीज नहीं कर पाएंगे। हम लोग मतलब कहाँ दौड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ कोशिश कर रहे हैं। अब इसको जो अभी ये 16 ईयर 5th प्लान चल रहा है, इसमें मिसिंग है बजट में। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास ये रिपोर्ट गई नहीं है, एंड वी आर मीटिंग डिफरेंट मतलब लोगों से, वहां से कोई काम नहीं होगा जब तक ये 16 और 5th ईयर जो प्लान है, मंसूबा जिसको हम लोग बोलते हैं, योजना, उसमें AMU किशनगंज का नाम नहीं आएगा। और उसमें चाहे 100 करोड़ 200 करोड़ या 50 करोड़, जब तक वहां अमाउंट सेंक्शन होकर के EFC एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास नहीं जाएगा, तब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक पैसा रिलीज नहीं कर पाएगा AMU किशनगंज को। मेरा ये कहना है। चलिए, आखिर में आपने AMU किशनगंज का मुद्दा उठाया, जिसके साथ आप काफ़ी दिनों तक जुड़े रहे। काफ़ी कोशिश है कि बिल्कुल कोई मुहिम होती है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती हो सकता है, कहीं कुछ कमी रह गई हो, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में AMU किशनगंज भी एक फुल फ्लेज्ड कैंपस बने। वो हो सकता है, लोग जो लगे हुए वो काम करते रहें। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातें हुई और आपसे बात करना अच्छा लगा कि आपने काफ़ी अच्छे से सवालों का जवाब दिया। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद जो यूथ जो इधर उधर भटकते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं अलग अलग फील्ड में, उनको भी बहुत कुछ इंटरव्यू देखने का आइडिया मिला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। एंड आपसे बात करना, ये समझ लीजिए कि किसी लाइब्रेरी से बात करने के बराबर है। थैंक यू वेरी मच।